नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड के 4 शहर उड़ान से जुड़े। पाक में बलूच विद्रोहियों ने चलती ट्रेन में किया कब्जा, 20 सैनिक मारे गए। नई दिल्ली, खड़गे ने विवादित बयान पर मांगी माफी। म्यांमार से छुड़ाए गए बंधकों में 18 उत्तराखंड के। अमेरिका की टैरिफ से खराब हो सकती है उत्तराखंड फार्मा इंडस्ट्री। सौर ऊर्जा से 2 साल में 1400 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य। खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन 15 मार्च से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद पर गजराज सिंह बिष्ट का दावा। उत्तराखंड का करें प्रचार और 10 लाख तक जीतें। एलटी शिक्षकों के अंतर मंडल तबादलों की एसओपी स्थगित। देहरादून सीएम की सुरक्षा में चूक पर 5 कर्मचारी हटाए। देहरादून कांग्रेस बोली पूर्व ओएसडी मामले की हो सीबीआई जांच। उत्तराखंड प्रदेश में पुरानी कॉलोनियों को मिलेगा आधुनिक स्वरूप। कोटद्वार में उड़ा गुलाल, होलियारों ने गाए गीत। कोटद्वार में बच्चों ने डीएम को लगाए होली के रंगों का तिलक। अगस्त मुनि में रंगों का त्योहार सौहार्द से मनाने की गई अपील। पौड़ी में कई संगठनों ने स्मार्ट मीटर का किया विरोध। नई टेहरी में माकपा ने किया विरोध प्रदर्शन। रुद्रप्रयाग में स्मार्ट मीटर के विरोध में माकपा का प्रदर्शन। टेहरी में लोक अदालत में 498 वादों का किया गया निस्तारण। नई टेहरी में कांग्रेस ने ऋतु खंडूरी के खिलाफ किया प्रदर्शन। नई टेहरी बोर्ड बैठक में नगर पालिका की आय बढ़ाने पर दिया गया जोर। कर्णप्रयाग के अपेश भवन में संचालित गोदाम और दुकानें की गई सीज। गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रावास अधीक्षकों का हुआ फेरबदल। श्रीनगर में टचिंग ग्राउंड से उठ रहे बदबू से ग्रामीणों में आक्रोश। 4 धाम रजिस्ट्रेशन करने को होटल की बुकिंग दिखाने की जरूरत नहीं। शिक्षा में सुधार को अच्छे प्रयोगों को करें साझा, धन सिंह रावत। हरिद्वार में होली उत्सव में रंगों के साथ बरसाए फूल। हरिद्वार सीएमओ ने निजी अस्पताल पर ठोका 50,000 का जुर्माना। खानपुर विधायक प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई 18 को। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन रीजनल के रीजनल ऑफिस में बैंक कर्मियों ने दिया धरना। हरिद्वार में सिविल लाइन बिछाने के धीमे कार्यों को लेकर उद्यमी हुए नाराज। रुड़की से दिल्ली को वोल्वो बस सेवा जल्द। हल्द्वानी से बागेश्वर और दून से नैनीताल मंसूरी हेली सेवा शुरू। हल्द्वानी चौफुला में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया। हल्द्वानी में फिटनेस के नाम पर वाहन चालकों से फिर वसूली। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी पंचायत स्तर पर महिलाओं को देगा प्रशिक्षण। हल्द्वानी होली गायन प्रतियोगिता में जल की कुमाऊनी संस्कृति। बाजपुर में घूस लेते धरा गया रजिस्ट्रार कानून को। पिथौरागढ़ से चंपावत तक राग और फाग की धूम। बेरीनाग में ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर जताया आक्रोश। टनकपुर में ईओ को हटाने की मांग हुई मुखर। झूला घाट में लंबे समय बाद भी नामकरण न होने से लोगों में आक्रोश। 9 साल बाद भी नहीं बन सकी सिलोनी जमतड़ी रोड। मुंशियारी में मार्च में भी जनवरी जैसी सर्दी। अल्मोड़ा में बिजली घर तक पहुंची जंगल की आग। खटी में भारत नेपाल सीमा पर 4 मदरसे किए गए सील, 4 के संचालन पर लगी रोक। देहरादून 110 विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे तैनात। उत्तराखंड में हवाई सेवाओं का विस्तार के तहत 4 नई हेली सेवा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को उड़ान योजना के तहत इन हेली सेवाओं में वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है। इन सेवाओं के जरिए देहरादून से नैनीताल, बागेश्वर, मंसूरी और हल्द्वानी से बागेश्वर का हवाई संपर्क स्थापित किया गया है। देहरादून की ये सभी सेवाएं जौलीग्रांट एयरपोर्ट से संचालित होनी है। दून, मंसूरी को छोड़कर सभी सेवाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उड़ान योजना के तहत शुरू की जा रही इन 4 हेली सेवाओं से राज्य में पर्यटन और आर्थिक विकास की गति मिलेगी। बेहतर कनेक्टिविटी के साथ स्थानीय लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून से इन स्थानों पर पहुंचने में सड़क मार्ग से लगभग 8 से 10 घंटे लगते हैं। इन सेवाओं के होने से यह यात्रा पौने घंटे से 1 घंटे की हो जाएगी। इमरजेंसी में इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बहुत सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इन हेली सेवाओं के शुभारंभ अवसर पर यात्रा करने वाले लोगों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत भी किया। संबंधित क्षेत्रों के विधायकों, अन्य जनप्रतिनिधियों, स्थानीय लोगों ने इन सेवाओं के शुभारंभ को मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड हेरिटेज एविएशन की सेवाएं संचालित करेगा। भारतीय उत्पादों में अमेरिकी टैरिफ लगाने का निर्णय
असर उत्तराखंड के फार्मा सेक्टर पर भी पड़ेगा, जिसके चलते प्रदेश के फार्मा यूनिटों को झटका लगना तय माना जा रहा है। राज्य के फार्मा यूनिटों से हर साल करीब 200 करोड़ रुपए की दवाएं अमेरिका को निर्यात की जाती है। उत्तराखंड में फार्मा की करीब 3,300 बड़ी यूनिटें हैं, जिसमें 165 कंपनियां दुनिया भर के विभिन्न देशों में दवाएं निर्यात करते हैं। इनमें लगभग 12 कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास अमेरिका में उत्पाद बेचने का USFDI लाइसेंस है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगामी 2 अप्रैल से भारत के साथ पारस्परिक टैरिफ नीति लागू करने की घोषणा कर दी है। यदि यह टैरिफ लागू होता है तो राज्य का फार्मा उद्योग बहुत हद तक प्रभावित होगा। फार्मा सेक्टर के जानकारों का कहना है कि अमेरिका में फार्मा आयात पर शुल्क से भारतीय दवा निर्माताओं को उत्पादन लागत बढ़ जाएगी, जिससे अन्य देशों के उत्पादों के मुकाबले निर्यात कम प्रतिस्पर्धी हो जाएगा। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद कलानी ने बताया कि प्रदेश के कुछ दवा उत्पादन में करीब 20% हिस्सा उत्तराखंड का है। उन्होंने बताया कि राज्य की फार्मा यूनिटों से हर साल 1,000 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की दवाएं विदेशों में निर्यात की जाती है, जिसमें से 200 करोड़ का दवा निर्यात सिर्फ अमेरिका को होता है। ऐसे में अमेरिका में टैरिफ लगने से बड़ा प्रभाव देखने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अमेरिका टैरिफ से प्रभावित कंपनियां अन्य देशों में कारोबार बढ़ाने पर फोकस करेगी। हालांकि इस संदर्भ में स्थिति टैरिफ लागू होने के बाद ही साफ हो पाएगी। उत्तराखंड की फार्मा इंडस्ट्री अमेरिका समेत विश्व में कई देशों को दवाएं निर्यात करती है। हमारा प्रयास है कि हमारा उत्तराखंड में उच्च गुणवत्ता की दवाएं बनाई जाए ताकि प्रदेश के विकास में फार्मा सेक्टर का योगदान ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। डॉक्टर R कुमार, सचिव स्वास्थ्य। देहरादून समेत तमाम शहर गर्म होते जा रहे हैं। इसे बदलाव को रोकने के लिए सभी को जलवायु परिवर्तन, नवीनीकरण ऊर्जा के प्रति गंभीर होना पड़ेगा। हम उत्तराखंड में वर्ष 2027 तक सौर ऊर्जा से 1400 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके लिए नई सोलर पॉलिसी बनाई जा रही है। यह बात मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने CM वाडिया इंस्टीट्यूट में जलवायु परिवर्तन, नवीनीकरण ऊर्जा की चुनौतियां समाधान विषय पर आयोजित गोष्ठी के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में मिशन हरियाली के तहत लाखों पौधे रोपे जा रहे हैं। जल शक्ति अभियान के माध्यम से 1000 गाँव में तालाब, पारंपरिक जल स्रोत भी पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी बनाई गई है, जिसके जरिए अभी तक 5500 जल स्रोत और 292 सहायक नदियों चिन्हित करते हुए इनका उपचार किया जा रहा है। उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 मार्च से शुरू होंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने मंगलवार को देहरादून में यह जानकारी दी है। आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना में 1500 रुपये प्रति माह की आर्थिक मदद दी जाएगी। खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना में चयनितों को 2000 रुपये प्रोत्साहन प्रति माह दी जाएगी। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों का चयन उनके बैटरी टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। प्रोत्साहन योजना के लिए www.khelouk.in पर 31 मार्च से आवेदन किए जा सकते हैं। आर्या ने बताया कि मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के लिए प्रारंभिक चयन प्रक्रिया 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक और प्रोत्साहन योजना के लिए चयन प्रक्रिया 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक IT शिक्षकों की मंडली स्थानांतरण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा 23 दिसंबर को जारी SOP फिलहाल स्थगित कर दी है। साथ ही सरकार से 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है। मंगलवार को मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैथानी की एकल पीठ में की गई। अगली सुनवाई 16 मार्च को होनी है। अतिथि शिक्षक कमल सिंह व अन्य ने गत वर्ष 4 जून को जारी कैडर परिवर्तन संबंधी आदेश संशोधित करने के संबंध में SOP की चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने सहायक अध्यापक LT ग्रेड के अंतर्मंडलीय तबादले आदेश जारी करने के संबंध में शिक्षा निदेशालय द्वारा 6 मार्च को जारी पत्र को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उपरोक्त SOP स्थानांतरण अधिनियम 2017 के धारा 27 के प्रावधानों के विरुद्ध है। सभी पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने SOP स्थगित करते हुए प्रतिवादियों को 4 हफ्ते में जवाबी हलफनामा दायर करने की आज्ञा दी थी। उत्तराखंड के खूबसूरत पर कम प्रचारित पर्यटन स्थल, स्थानीय देवी देवताओं के राष्ट्रीय महत्व के मंदिर, ट्रैकिंग रूट, परंपरागत व्यंजनों को सोशल मीडिया के जरिए देश दुनिया तक पहुंचाने पर लाइक कमेंट के साथ लाखों का इनाम जीतने का भी मौका मिलने जा रहा है। धामी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यूजर्स के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता कराने जा रही है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ व सर्वाधिक प्रसारित वीडियो को 5 से 10 लाख तक का इनाम दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यटन और सूचना विभाग को प्रतियोगिता का खाका तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। मंगलवार को DG सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि प्रतियोगिता के लिए कुछ श्रेणियां तय कर ली गई, जबकि कुछ नए क्षेत्र भी तलाशे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो वीडियो फिल्म सबसे ज़्यादा प्रसारित होगी उसका प्रभाव भी नजर आएगा, उन्हें पुरस्कार की श्रेणी में रखा जाएगा। प्रतियोगिता का खाका तैयार किया जा रहा है, जल्दी इसे लॉन्च किया जाएगा।
अखिल भारतीय वैश्य महासंगठन की ओर से कोटद्वार में मंगलवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में जीतू और सहयोगियों द्वारा प्रस्तुत राधा कृष्ण की होली ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। निजामाबाद रोड स्थित एक बारात घर के सभागार में आयोजित समारोह का आरंभ नव निर्वाचित नगर निगम मेयर शैलेंद्र रावत और महासंगठन के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। अग्रसेन की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। उन्होंने संबोधन में मेयर शैलेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वैश्य समाज सभी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता निभाता है। कहा कि वे नगर की समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। उनमें उन्हें महासंगठन का सहयोग भी चाहिए। कहा कि होली प्रेम और आपसी सौहार्द का त्यौहार है, इसलिए सभी को आपसी वैमनस्य छिपोल कर इस त्यौहार को मनाना चाहिए। तत्पश्चात जीतू और सहयोगियों की ओर से होली से जुड़े गीत और गाने प्रस्तुत किए गए, जिन पर उपस्थित जनता झूमती नजर आई। पौड़ी में स्मार्ट मीटर का विरोध करते हुए मंगलवार को सीपीएम, आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, नागरिक कल्याण मंच ने विद्युत वितरण खंड कार्यालय में एसडीओ के माध्यम से मुख्य महाप्रबंधक को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने बिजली बोर्ड के निजीकरण का भी आरोप लगाया। मंगलवार को ज्ञापन भेजते हुए विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि स्मार्ट मीटर से गरीब किसान, मजदूरों व मध्यम वर्गीय परिवार को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बिजली महंगी व जबरदस्ती थोपा गया स्मार्ट मीटर बिना सहमति के लगाया जाना उचित नहीं है। कहा कि बिजली के निजीकरण के लिए 5 बार लोकसभा में बिजली बिल सहमत होने के बावजूद पारित नहीं किया जा सका। पदाधिकारियों ने कहा कि स्मार्ट मीटर से लागू कर्मचारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा और बिजली विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में डिप्रेशन चिन्ह लग जाएगा। संविदा कर्मचारियों से कम मानदेय में ज़्यादा लिया जाएगा। वो स्थायी रोजगार समाप्त होगा। साथ ही स्मार्ट मीटर लगने के बाद बीपीएल परिवारों, भूतपूर्व सैनिकों, किसानों तथा लघु उद्योग के क्षेत्र में लगे कर्मचारियों को बिजली के छोटों में भी कटौती होगी। इस पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जिला सचिव सुरेंद्र सिंह रावत, परिवर्तन पार्टी के महासचिव नरेश नौटियाल, सीटू के जिला मंत्री देवानंद नौटियाल, नागरिक कल्याण मंच के रघुवीर सिंह रावत, सचिव गबर सिंह नेगी, राहुल सिंह, शिव प्रसाद रतूड़ी आदि शामिल रहे। बिजली बोर्ड के निजीकरण और स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर भारत कम्युनिस्ट पार्टी जिला कमेटी ने रुद्रप्रयाग और ऊखीमठ विद्युत निगम के कार्यालय के सम्मुख धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया है, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री को पार्टी ने हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन प्रेषित करने की कार्रवाई की भी मांग की है। मंगलवार को माकपा के जिला सचिव मंडल के सदस्य नरेंद्र रावत के नेतृत्व में रुद्रप्रयाग और जिला मंत्री वीरेंद्र गोस्वामी के नेतृत्व में कार्यकर्ता ऊखीमठ विद्युत निगम के कार्यालय में एकत्रित हुए, जिसके बाद सरकार के निजीकरण की नीति को लेकर कार्यकर्ताओं ने विद्युत वितरण खंडों पर प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। इस अवसर पर पार्टी राजा सचिव मंडल के सदस्य राजा राम खेमवाल ने कहा कि उत्तराखंड के डबल इंजन की सरकार घोर चोर दरवाजे से बिजली का संपूर्ण तौर से निजीकरण करने जा रही है, जिसका सीधा नुकसान राज्य की गरीब जनता तथा मध्यम वर्ग के परिवारों को होगा। टिहरी नगर पालिका बोर्ड में पालिका की आय बढ़ाने और शहर में पर्यटकों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड सदस्यों ने विभागों के साथ मिलकर कार्य करने का भरोसा दिया है। बैठक में सरकारी कार्यालय व भवन का लगाने, टेहरी झील किनारे कोठी कॉलोनी की वाहन पार्किंग और टाटा की ओर से किए जाने वाले बोल्ड शुल्क में नगर पालिका को भी यूजर चार्ज देने और बोराड़ी स्टेडियम के विस्तारीकरण के प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किए गए। मंगलवार को पालिका अध्यक्ष मोहन सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड बैठक में नगर के विकास पर फोकस करते हुए सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करने की बात की है। सभी सभासदों से शहर की जर्जर सड़कों, जगह जगह लीकेज हो रही पेयजल, सीवर लाइन, लाइट आदि की बातें सदन में रखी गई। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता प्रशांत भारद्वाज ने बताया कि पूरे क्षेत्र को सीवरेज योजना से जोड़ने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसकी वित्तीय स्वीकृति जल्द मिलने की भी उम्मीद है। बोराड़ी स्टेडियम के विस्तारीकरण की चर्चा के दौरान अध्यक्ष रावत ने कहा कि यदि खेल मैदान विस्तारीकरण के लिए पालिका कार्यालय को यहां से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़े तो पालिका इसके लिए तैयार है, जिस पर सभी सभासदों ने सहमति जताई है। बैठक में बोल्ड नई टेहरी बोराड़ी में हाईटेक शौचालय बनाने, नहीं नगर क्षेत्र को कूड़ा मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। चारधाम यात्रा संचालित करने वाली संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति की मंगलवार को हुई बैठक में सर्वसम्मति से भोपाल सिंह नेगी को समिति का अध्यक्ष चुना गया है। ऋषिकेश से 9 परिवहन कंपनियों की 1500 बसें संचालित होती है। बस अड्डा स्थित संयुक्त रोटेशन यात्रा समिति के कार्यालय में हुई बैठक के दौरान निवर्तमान अध्यक्ष नवीन चंद्र रमोला ने बीते वर्ष 2024-25 का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। समिति के अंतर्गत 9 परिवहन कंपनियां अपने वाहनों का संचालन करती है। चारधाम यात्रा की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पिछले साल की तरह सामान्य रहेगी। यात्रियों को रजिस्ट्रेशन के लिए होटल की बुकिंग आदि का ब्यौरा देने की जरूरत नहीं हुई। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में 15 से 20 मार्च के बीच शुरू कर दी जाएगी। मंगलवार को पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने हिंदुस्तान बातचीत में कहा कि रजिस्ट्रेशन के आधार नंबर को अनिवार्य कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक किया जाएगा, जिससे यात्री की पहचान और संख्या की सही गणना करना आसान हो जाएगा। मालूम हुआ पिछले कुछ समय से चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। माना जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब यात्रा की चारधाम मार्ग पर रहने की पुख्ता व्यवस्था हो। यात्रियों के लिए होटल की बुकिंग का ब्यौरा भी रजिस्ट्रेशन में दर्ज करने का बात सामने आ रही थी। पर्यटन सचिव ने कहा कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया इस बात की कोई बाध्यता नहीं रखी गई। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्व की तरह ही होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल को जल्द शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल इसके लिए 15 मार्च की तारीख तय की गई है।
उत्तराखंड में हवाई सेवाओं के विस्तार के तहत 4 नई हेली सेवाएं शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर जी ने मंगलवार को उड़ान योजना के तहत इन हेली सेवाओं का वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है। इन सेवाओं के जरिए देहरादून से नैनीताल, बागेश्वर, मंसूरी, हल्द्वानी से बागेश्वर का हवाई संपर्क स्थापित किया गया है। देहरादून की सभी सेवाएं जौली ग्रांट एयरपोर्ट से संचालित होंगी। दून, मंसूरी को छोड़कर सभी सेवाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेली सेवाओं के विस्तार से राज्य में पर्यटन, आर्थिक विकास को गति मिलेगी और बेहतर कनेक्टिविटी से स्थानीय लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून से स्थान पर पहुंचने में सड़क मार्ग से लगभग 8 से 10 घंटे समय लगते हैं। इस सेवा के शुरू होने से यात्रा पौने घंटे से लेकर 1 घंटे की हो जाएगी। इमरजेंसी में इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बहुत सहायता मिलेगी। धामी ने हेली सेवाओं के शुभारंभ अवसर पर यात्रा करने वाले लोगों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत भी की है। हल्द्वानी, वाहनों की फिटनेस कराने पहुंच रहे वाहन चालकों से वाहन को फिट दिखाने के लिए अतिरिक्त रुपये लिए जाने की शिकायत फिर से आने लगी है। नई वाहनों के चालकों में रुपये मांगे जाने के मामले भी आए हैं। वहीं परिवहन विभाग के अधिकारियों ने इस प्रकार की शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाएगी। बेल बाबा स्थित ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर में जुलाई 2024 में ट्रांसपोर्टर के वाहन का फिटनेस बार फेल करने के बाद ट्रक मालिक के साथ मारपीट करने और बंधक बनाने का मामला सामने आया था। परिवहन विभाग ने पुरानी प्रक्रिया के तहत गोलापार में फिटनेस परीक्षण शुरू कर दिया गया। अब 1 मार्च 2025 से पुरानी प्रक्रिया को पूरी तरह रद्द कर दिया गया। अब सिर्फ निजी फिटनेस टेस्टिंग सेंटर में वाहनों की फिटनेस हो रही है, जिसका फायदा फिटनेस सेंटर उठा रहे हैं। परिवहन विभाग ने सभी वाहनों के लिए फिटनेस की फीस तय है। पारू सेंटर में फीस देने के बावजूद वाहन चालकों से अतिरिक्त पैसों की डिमांड की जा रही है। कुछ वाहन चालकों ने फिटनेस के नाम पर अतिरिक्त रुपये की डिमांड करने की शिकायत परिवहन विभाग के अधिकारियों से की। इस पर विभाग की ओर से अब विभागीय अधिकारी को भी ड्यूटी ATS सेंटर में लगाए जाने की बात कही जा रही है। पिथौरागढ़ और चंपावत में होली की धूम मची हुई है। होलियारों ने गांव के स्थानीय मंदिरों में पहले दिन होली गायन कर अब घर घर होली गायन की शुरुआत कर दी है। हर तरफ फाल्गुनी मस्ती में लोग घूमते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को जिला मुख्यालय में पुरानी बाजार में होलियारों ने जमकर रंग जमाया। नगर के कई क्षेत्र में बढ़ावे के होलियार पहुंचे, वहीं होली गायन किया गया। गौरंग देश में मझेड़ा में होली की धूम मची रही है। होलियारों ने पहले भक्ति आधारित होली का गायन कर लोक देवताओं से आशीष पा लिया। इसके बाद होलियारों ने राग आधारित कुमाऊनी होली गाई है। यहाँ अब रोज होलियार घर घर जाकर होली गायन करते हैं। इस दौरान प्रत्येक घर के आंगन में होलियार होली गाते हैं, वह समृद्ध जीवन का आशीष देते हैं। नगर में महिला होलियारों ने होली गायन पर खूब धूम मचाई है। महिलाएं गीत, स्वांग व नृत्य कर होली के रंगों में सरुबा नजर आ रही है। सिलमौर के हिमा पाटनी के आवासन में होली कार्यक्रम का किया गया था। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान महिलाओं में होली खेलन जैसी जाऊं सकीरे, झनकारो झनकारो, सिद्ध करो महाराज सहित अन्य होली गीतों का गायन किया है। बेरीनाग, भट्टी गांव को जोड़ने वाली सड़क के प्रधानमंत्री सड़क योजना से राष्ट्रीय राजमार्ग NH में शामिल किए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। मंगलवार को ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि शासन प्रशासन का यह फैसला उनके साथ ही पर्यावरण के हित में भी नहीं है। भट्टी गांव कन्ना गैर बाईपास में ग्रामीण एकत्रित हुए। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने कहा कि भट्टी गांव सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। कहा कि NH बनने से जहाँ कई परिवार भूमिहीन हो जाएंगे, वहीं सड़क चौड़ीकरण के कारण कई पेड़ भी काटे जाएंगे। वर्तमान में विभिन्न प्रजातियों हरी पेड़ों को चिन्हित कर लाल रंग से रंगा गया है। NH के कारण विद्यालय जल स्रोतों को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क को भट्टी बाईपास से न ले जाकर पूर्व की निर्मित सड़क पर ही NH ले जाने की मांग उठाई। कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। रानीखेत छावनी क्षेत्र के अंतर्गत वर्षों से रह रहे गरीब परिवारों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अटल आवास सहित तमाम अन्य योजनाओं से परिवार महरूम है। यहाँ तमाम गरीब वर्ग के 200 से अधिक परिवार निवास करते हैं। भूमि के अभाव में कई लोग कच्चे आवास में रहने को मजबूर है। कैंट क्षेत्र में भूमि आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इस कारण यह तमाम तरह की दिक्कतें रहती है। छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष मोहन सिंह नेगी ने बताया कि कैंट क्षेत्र के गरीब परिवारों को अटल आवास सहित तालबाड़ आदि योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि कई गरीब परिवारों की 3-4 पीढ़ियों से कैंट क्षेत्र में रहकर गुजर बसर कर रही है। कई गरीब परिवार आज भी कच्चे आवास में रहने को मजबूर है। पक्के आवास नहीं होने के कारण लोगों के जीवन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वहीं सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण गरीबों का पलायन तेजी से बढ़ रहा है। इंदिरा बस्ती निवासी गणेश राम का कहना है कि वहाँ कैंट क्षेत्र में वर्षों से निवास कर रहे हैं। पक्के आवास न होने के कारण रहन सहन पर असर पड़ा है। कई लोग 3 से 4 पीढ़ियां से यहाँ रह रहे हैं। पक्के मकानों की तलाश उन्हें आज भी जारी है। आपदा के वक्त हमेशा भूस्खलन का खतरा बना रहता है। अटल आवास सहित तमाम योजनाओं का लाभ वास्तविक गरीब परिवार को मिलना चाहिए। परिषद के नियम काफ़ी जटिल है, जिस कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भवनों के मरम्मत तक की अनुमति यहाँ आसानी से नहीं मिल पाती। केंद्रीय योजना का लाभ गरीबों को मिलना चाहिए। अल्मोड़ा जंगल में लगी आग मंगलवार को बख इसी बिजली घर तक पहुंच गई। बिजली घर तक आग पहुंचने झाड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची फायर सर्विस की
टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मंगलवार को बक के पास के जंगल में आग लग गई थी। जंगल की आग सुलगते सुलगते बक इसी बिजली घर तक पहुंच गई। आग के यार्ड के अंदर तक आने से ऊर्जा निगम के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। बिजली घर से 33,000 kV की 11,000 kV की लाइनें जाती है। अगर आग लगने के बाद शॉर्ट सर्किट आदि ना हो या लाइन ना टूटे, इसके लिए ऊर्जा निगम को शटडाउन लेना पड़ा। वहीं कर्मचारियों ने फायर सर्विस टीम को भी इसकी सूचना दी है। सूचना मिलने पर फायर सर्विस टीम मौके पर पहुंचे। बक पावर हाउस के पास लगी आग को MFE से पंपिंग पर 2 होज पाइप हिलाकर बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग की लपटें काफ़ी तेज़ी थी, जिस कारण फायर सर्विस को भी आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।